नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगा दोस्तों, यानी जल के बारे में कि दोस्तों हमारे निजी जिंदगी में क्या अहमियत है पानी का, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ चीज़ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग को देखना बहुत जरूरी भी है। क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके सीटेट में जो दोस्तों आपका नंबर आने वाला है, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा चैप्टर आपका है एनसीईआरटी की बुक में, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर भी दोस्तों पानी में ही चल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए जल क्या है, एक अक्षय संसाधन है दोस्तों। अक्षय संसाधन हम लोग उसको कहते हैं जिसका हम लोग बार बार यूज करते हैं, यानी जिसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं हमारी निजी जिंदगी में। तो जल एक क्या है, एक अक्षय संसाधन है जो जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। सही बात है, यह पृथ्वी के सतह के 3/4वें हिस्से को ऊपर कवर करता है, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर यह 3/4 भाग के रूप में पाया जाता है। जलमंडल में मौजूद कुल पानी का 97% समुद्र में मौजूद है। तो दोस्तों 100% में से 97% जो है दोस्तों समुद्र में ही मौजूद है, जो खारे पानी के रूप में है, जो जीवित प्राणियों द्वारा उपयोग करने योग्य नहीं है, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव जो भी हो गया दोस्तों, ये योग्य नहीं है पीने के लिए। ठीक है, कितना परसेंट? 97%। केवल 3% पानी ही ताजा पानी है। तो दोस्तों फ्रेश वाटर जो है वो आपका केवल 3% है। ठीक है, 72.2% जो है आपका ग्लेशियर और आइस कैप जमे हुए में जमा है, मतलब ये जो आपका हिमनद के रूप में है, आइस के रूप में है 72.2% के रूप में। उसके बाद है दोस्तों कि 22.2% जो है भूजल और मिट्टी की नमी है। तो दोस्तों इतना प्रतिशत में क्या है, आपका भूजल है और मिट्टी की नमी है। उसके बाद आपका है दोस्तों शेष जो आपका बचा 0.36%, ये झीलें, नदियां, झरने और दलदलों में पाया जाता है। तो दोस्तों इतना परसेंट जो है ये सब आपका पाया जाता है झील, नदी, झरना और दलदल में। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए जल संसाधन को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक हो गया आपका ताजा जल संसाधन यानी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, और एक हो गया दोस्तों आपका खारे पानी के संसाधन यानी सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज। अब ताजे पानी के संसाधन में कौन कौन आते हैं और खारे पानी के संसाधन में क्या क्या आते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि इसमें हिमनद, वर्षा जल, तालाब, झील, बड़ी नदियां शामिल है। तो दोस्तों फ्रेश वाटर में आप लोग देख सकते हैं इसमें हिमनद के रूप में है, वर्षा जल भी है, तालाब भी है, झील और बड़ी नदियां इसमें आपका शामिल है। इसे रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी इसको बार बार यूज किया जा सकता है। यह पृथ्वी पर जीवन के साथ साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यानी पृथ्वी पर जितने आपका जीव जंतु है ना, सभी के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यानी एसेंशियल है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों खारे पानी के संसाधन। अब खारे पानी के संसाधन के बारे में क्या लिखा है कि इसमें महासागर, समुद्र आदि शामिल है। तो दोस्तों खारे पानी के संसाधन में आपका महासागर हो गया और एक हो गया आपका समुद्र हो गया, इसमें शामिल है। इसका उपयोग जीवित प्राणियों द्वारा पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जीवित प्राणी जो भी है इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं खारे पानी के संसाधन को। उसके बाद है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, दैट मीन्स जल के गुण। जल के गुण के बारे में क्या क्या दिया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक यौगिक है। तो दोस्तों जल का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, H2O होता है जिसमें आपका हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद लिखा है कि और यह जो है यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है आपका जल को। देखिए आगे का पॉइंट है कि जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों जल का जो आपका डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आपका मैक्सिमम हो जाता है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। शुद्ध पानी जो होता है दोस्तों वो पारदर्शी होता है, जिसका आर पार देख सकते हैं, रंगहीन हो सकता है, गंधहीन हो सकता है, वो दोस्तों स्वादहीन। ये चारों के चारों गुण इसी में आपका शामिल होता है शुद्ध पानी में। ठीक है, उसके बाद है कि पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि यह ज़्यादातर तरल रूप में मौजूद रहता है। तो दोस्तों पानी का कोई भी आपका निश्चित आकार यानी निश्चित कोई शेप नहीं होता है, कोई डिफिनाइट शेप नहीं होता है। यह ज़्यादातर तरल के रूप में यानी एक लिक्विड के रूप में ही यह मौजूद रहता है।
गर्मी से पानी बाष्पित हो जाता है, यानी गर्मी से क्या होता है दोस्तों, पानी क्या होता है, बाष्प बन जाता है और ये तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये दोस्तों तरल से यानी सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं। बादलों का निर्माण आमतौर पर बाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जब भी बादल का निर्माण होता है तो कैसे होता है कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा, यानी वेपोराइजेशन के प्रोसेस के द्वारा ये होता है बादलों का निर्माण। देखिए आगे का पॉइंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि गर्मी के मौसम में गीले कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। सही बात है, क्योंकि बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण कपड़ों से पानी आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों गर्मी के टाइम आप लोग देखे होंगे कि जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बाष्पीकरण का जो प्रोसेस होता है वो कपड़ों से पानी आसानी से निकल जाता है। उससे बाष्पीकरण सभी तापमानों पर होता है। तो दोस्तों सभी तापमानों पर यानी सभी टेम्परेचर पर, कभी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन बाष्पीकरण होना जरूरी होता है। आगे का पॉइंट है कि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ठंडा करने पर जमने लगता है। जब तापमान में कमी के कारण जल का गैसीय और वाष्प रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो दोस्तों क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, है ना। और ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि पानी को 0 डिग्री से कम ठंडा करने पर यह क्या लगता है दोस्तों, जमने लगता है ना। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं कि पानी एक सार्वभौमिक विलायक है ना। सार्वभौमिक का विलायक मतलब ये होता है कि ये सभी जगह घुलनशील होता है। यह सभी ज्ञात तरल पानी के विभिन्न पदार्थ की विविधता को भंग करने की क्षमता सबसे अच्छा विलायक है ना। पानी को एक सबसे अच्छा यानी सार्वभौमिक विलायक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी के साथ आसानी से ये घुल जाते हैं, इसीलिए, है ना। चलिए आगे का पॉइंट है कि पानी से ज्यादा घनत्व वाली चीजें पानी में डूब जाएंगी और पानी से कम घनत्व वाली चीजें पानी पर तैरने लगेंगी। सही बात है दोस्तों कि पानी से जब भी कोई ज़्यादा घनत्व वाली या डेंसिटी वाली चीज़ आप डुबाएंगे पानी में तो वो डूब जाती है, और पानी से कम घनत्व वाली जिसका डेंसिटी कम हो वो पानी पर तैरने लगेगी। जैसे लकड़ी की नाव बहुत भारी होते हैं लेकिन फिर भी वो दोस्तों पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो गया दोस्तों लोहे का जहाज भी आप लोग देखे होंगे, पानी में वो तैरते रहते हैं जबकि उसका भार ज़्यादा है फिर भी वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। उसके बाद देखिए प्लास्टिक की खाली बोतल, ये भी आप देखे होंगे, ये भी तैरते रहते हैं। तो ये सब चीज़ दोस्तों पानी के ऊपर ये तैरते रहते हैं। उसके बाद एक खाली कटोरा हो गया, बर्फ हो गया, साबुन की डिब्बी वाला साबुन पानी में तैरेगा, जबकि कंकड़, लोहा, कील, सुई, चम्मच, पानी से भरी बोतल, साबुन की टिकिया आदि से भरा कटोरा पानी में तैरेगा, ठीक है ना। और पानी में दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद है देखिए नींबू और अंडे को शुद्ध पानी में डालने पर वे पानी में डूब जाएंगे। सही बात है दोस्तों कि जब भी आप नींबू या अंडे को शुद्ध पानी में डालेंगे यानी डुबाएंगे तो वो तुरंत डूब जाता है, लेकिन वही नींबू और अंडा जिस पानी में अच्छी मात्रा में नमक होगा पानी में क्या होता है, तैरने लगेगा। सही बात है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। खाद्य सामग्री के आधार पर पानी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कंटेंट, है ना। यानी खाद्य सामग्री के आधार पर भी पानी के प्रकार होते हैं। तो देखिए क्या क्या पानी के प्रकार होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक होता है आपका कठोर पानी यानी कठोर जल जिसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, और एक हो गया दोस्तों मृदु जल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर। दोस्तों कठोर पानी के बारे में क्या लिखा है इसको भी देख लेते हैं। यह खनिजों से भरपूर होता है। कभी कभी पीने के पानी को प्राथमिकता दी जाती है ना। कठोर पानी को क्या दिया जाता है दोस्तों, कभी कभी क्या दिया जाता है, इसको प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दिया जाता है। बाल और त्वचा रूखी हो जाती है, तो दोस्तों कठोर पानी से क्या होता है कि बाल जो होते हैं हमारा और जो त्वचा यानी जो स्किन होते हैं वो रूखी हो जाते हैं, ये रूखापन में बदल जाते हैं। उदाहरण क्या हो गया, गहरे कुएं की तरह भूजल, है ना। जैसे गहरे जो बहुत बड़ा आपका कुआं है, गहरा कुआं है, उसका पानी अगर यूज करेंगे तो दोस्तों बाल और त्वचा जो हो जाता है दोस्तों रूखेपन हो जाता है। चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। मृदु जल के बारे में क्या कुछ लिखा है इसको भी देख लेते हैं। यह बहुत कम तत्व होते हैं मृदु जल में दोस्तों, सॉफ्ट वाटर में बहुत ही कम तत्व होते हैं। साबुन आसानी से प्रभावित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सोडियम आयन होता है, तो दोस्तों मृदु जल में आपका सोडियम यानी Na भी होता है। कभी कभी पानी पीने का पानी पसंद नहीं किया जाता, तो दोस्तों इसका भी पानी कभी कभी पसंद नहीं किया जाता है। बाल और त्वचा मुलायम हो जाते हैं। एक आपका इसका पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है कि मृदु जल से यानी सॉफ्ट वाटर से दोस्तों आपका क्या होता है कि बाल और त्वचा इसमें मुलायम हो जाते हैं और उसमें रूखेपन में बदल जाते हैं आपका कठोर पानी में। इसका उदाहरण देख लीजिए, वर्षा का पानी, जो वर्षा का पानी होता है दोस्तों वो मृदु जल का ही एक उदाहरण है। चलिए
आगे का पॉइंट देखते हैं, पानी का उपयोग यानी यूजेज ऑफ वाटर। अब पानी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए, हमारा मानव शरीर जो है 70 से 80% पानी से बना है। तो दोस्तों हमारा जो शरीर है, ठीक है ना, अंदर बाहर से खाली आपको चमड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जो अंदर में आप जानेंगे तो खून से ज़्यादा हमारा पानी ही है। 70 से 80% जो है दोस्तों पानी से बना है। पानी हमारी कोशिकाओं, ऊतकों, रक्त का मुख्य घटक है। तो दोस्तों ये क्या क्या किसका किसका मुख्य घटक है? एक सेल का हो गया, दूसरा ऊतक का हो गया, तीसरा हो गया रक्त। ये तीनों का मुख्य घटक है। पौधे पानी की खपत करते हैं। सही बात है दोस्तों कि पौधे को भी पानी की जरूरत होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि पौधे ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए पानी का यूज करते हैं। पानी पौधों में पोषक तत्वों और खनिजों के परिवहन में मदद करता है। उसके बाद है कि पौधों की कोशिकाओं के सामान्य आकार को बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों पौधे की जो सेल होता है वो सामान्य आकार को यानी सामान्य शेप को बनाए रखने में मदद भी करता है और इसके विकास को बढ़ावा देता है। और इसके विकास का क्या करता है दोस्तों? बढ़ावा भी देता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पानी लगभग सभी उद्योगों में किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कपड़ा कागज हो गया, रसायन हो गया, दवा और खाद्य प्रसंस्करण हो गया। ये सारा चीजें हो गया दोस्तों जिसमें हम लोग पानी का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। आगे का पॉइंट है, जल कृषि पशुधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पानी का उपयोग बिजली उत्पादन और परिवहन के लिए भी किया जा सकता है, ये तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या है कि एक्वेरियम में पानी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक्वेरियम में क्या होता है? पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, पानी को बहुत पवित्र भी माना जाता है। जैसे गंगा का जल हो गया, तो गंगा का पानी ही एक्चुअली होता है जिसको पवित्र मानते हैं। और पारंपरिक और धार्मिक रीति रिवाजों में इसका बहुत महत्व है। तो दोस्तों पारंपरिक और धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं इसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस भी है। जैसे गंगा, जैसे अभी हम आपको बताएं कि गंगा जैसे नदी की पूजा की जाती है ना, गंगा मैया जिसको हम लोग कहते हैं। और धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं में गंगा नदी के पानी का उपयोग भी किया जाता है। दोस्तों गंगा के जो नदी का पानी होता है वो बहुत कोई घर भी लेके आते हैं और उसका पूजा भी करते हैं। चलिए मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन भी है मैं लेकर आया हूं कि समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाया जाता है। हाउ सॉल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर। तो समुद्र का पानी रेत में खोदे गए उथले बेड में एकत्र किया जाता है। तो दोस्तों समुद्र का जो पानी होता है उसको पहले लाया जाता है और वहाँ पर एक बेड में, घर में एक अपने बेड में यानी एकत्र किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पानी को धूप में सूखने दिया जाता है। तो दोस्तों पानी को क्या किया जाता है, शुद्ध पानी उसमें नहीं होता है, उसमें बहुत सारा दोस्तों आपका झाग वगैरह होता है। तो वो आपका जो झाग है एक्चुअली पानी नहीं होता, वो झाग ही होता है। तो झाग को ज़्यादा देर तक सूखने दिया जाता है और पानी के बाद सूखने नमक जमीन पर रह जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी पानी सूख जाते हैं वो झाग वाला पानी, तो क्या होता है कि सूखे नमक जो होते हैं जमीन पर वो रह जाते हैं। देखिए अब आगे का पॉइंट है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने क्या किए थे कि दांडी मार्च पर समुद्र तट पर नमक बनाने गए थे। ठीक है ना, दांडी मार्च पर वो समुद्र के तट पर यानी समुद्र के किनारे हुए नमक बनाने गए थे। उस समय कानून ने भारतीय लोगों को स्वयं नमक बनाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उस समय दोस्तों अंग्रेज का शासन चलता था। और कानून ने क्या किया दोस्तों, यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक पर भारी कर यानी टैक्स भी लगाया। इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने वर्ष 1930 में दांडी यात्रा की। ठीक है ना, 1930 में दोस्तों दांडी यात्रा उसने शुरू कर दी। देखिए उसके बाद है दोस्तों आपका मृत सागर के बारे में लिखा है, यानी डेड सी जिसको बोलते हैं। तो सभी महासागर और समुद्र में खारा पानी है, सही बात है। सबसे नमकीन मृत सागर है। सबसे अगर नमकीन की बात करें दोस्तों मृत सागर है। ये आपको मैराथन क्लास में भी आपको मिला होगा ये वाला टॉपिक। उसके बाद है दोस्तों कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मौजूद होते हैं। ये आप लोग भी पढ़े हैं, है ना। 1 लीटर पानी में दोस्तों कितना खारा नमक होता है आपका, 300 ग्राम नमक मौजूद होता है 1 लीटर पानी में। देखिए कितना ज़्यादा नमक की मात्रा होता है समुद्र के पानी में। उसके बाद है दोस्तों आपका जल प्रदूषण के बारे में क्या लिखा है कि जल प्रदूषण को जल और जल निकायों के प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संदूषित पानी में किसी अवांछित यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है।
उसके बाद है कि कई प्राकृतिक गतिविधियों जैसे ज्वालामुखी गतिविधि, बड़ी नदी का तलछट के साथ समुद्र में चले जाना आदि के कारण पानी क्या हो जाता है दोस्तों, प्रदूषित हो गया है। तो दोस्तों ज़्यादातर का ज्वालामुखी गतिविधि और बड़ी नदी का जो तलछट होता है ना, उसी के कारण समुद्र में चले गए हैं, जो नदी का जो पानी हो समुद्र में चले गए हैं और उसी से दोस्तों क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। आगे का पॉइंट है कि नदी का पानी दूषित हो गया है क्योंकि शहर कस्बों के सीवेज को बिना उपचारित किए इसमें बढ़ा दिया जाता है ना। तो नदी का पानी भी क्या हो गया है दोस्तों, आपका दूषित हो गया है, अब धीरे धीरे दूषित हो रहा है क्योंकि जो शहर कस्बों का जो सीवेज होता है यानी जो मलमूत्र होता है, जो आपका कचरा होता है, उसको बिना उपचारित किए यानी बिना देखे हुए उसको बहा दिया जाता है, जिससे नदी भी अब दोस्तों क्या होता है, आपका प्रदूषित हो गया है। बहुत सारा नदी जो हो गया दोस्तों आपका प्रदूषित हो गया है। उसके बाद का पॉइंट है कि बहुत से घरेलू कचरे और जानवरों के घर के कचरे के जलाशयों में फेंक दिया जाता है। सही बात है, इन घरेलू कचरों से जल प्रदूषण होता है। देखिए, उद्योगों के अपशिष्ट में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। तो दोस्तों जो फैक्ट्री होते हैं उसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के आपका केमिकल्स होते हैं। कृषि क्षेत्र में उर्वरक और खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण जल निकाय प्रदूषित हो गए हैं। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया और ज़्यादा से ज़्यादा आपका उर्वरक और खाद का उपयोग अत्यधिक उपयोग होने के कारण दोस्तों आपका जल इससे भी प्रदूषित हो गया है। अब आगे का टॉपिक है दोस्तों विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, जानवरों को नहलाना, निर्माण, औद्योगिकरण और शहरी कुप्रबंधन आदि के कारण भी पानी प्रदूषित हो गया है। तो दोस्तों पानी प्रदूषित होने का इतना सारा कारण आप लोग देख लिए, जान लिए, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ चीज़ हम लोग को दोस्तों कम करना है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए आगे का पॉइंट है कि अम्लीय वर्षा से भी पानी प्रदूषित होता है। अम्लीय वर्षा का वो वर्षा जिसमें अम्लीय यौगिक जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया और साथ में क्या हो गया दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है दोस्तों कि नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में मौजूद होते हैं। जब ये यौगिक पानी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं तब क्या होता है दोस्तों, तब क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और बारिश के साथ पृथ्वी पर ये गिरते जाते हैं। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों कि जल प्रदूषण से गुर्दे की बीमारियां, यकृत रोग, पारा विषाक्तता, भारी धातु विषाक्तता, पेट में संक्रमण, जीवाणु संक्रमण आदि हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जल प्रदूषण से यानी जल का प्रदूषित हो जाने से कितना बीमारी आपको पकड़ सकता है। चलिए उसके बाद है कि पानी के प्रदूषण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर, है ना, यानी पानी के प्रदूषण को किस तरह से रोकथाम करें, किस तरह से क्या उपाय करें, इसके बारे में भी कुछ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, नदियों और अन्य जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों और जल निकायों में कोई घरेलू कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये 1 नंबर का पॉइंट हो गया दोस्तों। आगे का है कि जल स्रोतों में कपड़े और बर्तन धोना, नहाना और जानवरों को नहलाने जैसे मानवीय गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए। ये हो गया 2 पॉइंट। आगे का है कि नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए नगर पालिका के नाले से आने वाले सीवेज को यानी कचरा को नदी में डालने से पहले उपचारित किया जाना चाहिए। जैसे सीवेज के पानी को सिंचाई आदि जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए क्या कर देना चाहिए दोस्तों, ये क्या करना चाहिए कि पुनर्नवीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन सीवेज प्लांट में उपचार के बाद ही, है ना, क्या होता है कि इसको ठीक किया जाता है। देखिए यहाँ पर आगे का पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद का पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि विभिन्न रसायनों और यौगिकों वाले औद्योगिक कचरे को अच्छी तरह से संसाधित किया जाना चाहिए और अपशिष्ट जल का दोस्तों पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, है ना, यानी फिर से इसको रिसाइकलिंग किया जाना चाहिए, पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। देखिए आगे का पॉइंट है दोस्तों पेयजल शुद्धिकरण यानी ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना। ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में क्या दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं कि पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाना चाहिए। फिटकरी पानी की छोटी छोटी अशुद्धियों को साफ कर देती है और ये उन्हें एकत्र करके तने में अशुद्धियों के स्थापना का कारण भी बनता है। उसके बाद क्या है कि जल शोधन के लिए ओजोन, यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट का यूवी किरण हो गया, उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल के शोधन के लिए यानी जल को प्यूरिफिकेशन के लिए इतना सारा चीज़ का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं जल संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ वाटर।
तो जिन क्षेत्रों में जल की कमी थी वहाँ झीलें, जोहड़, कुएं, बावड़ियाँ, खड़ी कुएं बनाई गई। सही बात है। घरों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था थी। छत पर गिरने वाले पानी को भूमिगत टैंक में जमा किया जाता था। संरक्षण की ये तकनीकें समाज द्वारा सामूहिक रूप से की जाती थी और संरक्षित जल का समाज में सभी द्वारा उपयोग किया जाता था, है ना। तो इन सब कारण से भी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि पानी को रिसाइकिल करना जरूरी है, यानी पानी को रिसाइकिल शुद्ध करना जरूरी है। यानी पानी इस्तेमाल किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। चलिए आगे का पॉइंट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं कि वृक्षारोपण के बारे में। वृक्षारोपण को बढ़ाया दिया जा रहा है क्योंकि पेड़ मदद करते हैं। सही बात है। वृक्षारोपण में क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी को वो पकड़ के रखते हैं पानी, है ना। तो वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। यानी वृक्ष को हम लोग को क्या चाहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचा के रखना चाहिए। बाढ़ के दौरान भूजल और अतिरिक्त पानी को बनाए रखने में यह जल चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। कौन दोस्तों, आपका वृक्षारोपण। यह वृक्ष जो होता है, जो पेड़ होते हैं, और मिट्टी के कटाव को भी यह नियंत्रित करता है। उसके बाद क्या है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संगठन तथा तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह हैं। इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ गया कि तरुण भारत संघ को क्या कहा जाता है, तो इसे जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं, जल जनित रोग। अब होता है दोस्तों आपका वाटर बॉर्न डिजीज, यानी जल से कैसे आपका बीमारी फैलते हैं, कौन कौन सी बीमारी होते हैं। तो अनेक रोग अशुद्ध जल के सेवन से फैलते हैं। सही बात है। बीमारियां इसीलिए फैलती है क्योंकि पानी जीव के वाहक का काम करता है, जो बीमारियों का कारण बनाता है। पानी से फैलने वाली कुछ बीमारियां हैं हेपेटाइटिस, डायरिया, पेट का संक्रमण, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, पीलिया आदि। ये सब दोस्तों जल जनित रोग है, यानी जल से होने वाली बीमारी है। जल जनित रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं जो दूषित पानी के माध्यम से प्रेरित होते हैं, यानी प्रेषित होते हैं। तो दोस्तों जल जनित रोग जो होते हैं वो रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, यानी छोटे छोटे जीवों के कारण होते हैं जो दूषित पानी के माध्यम से दोस्तों आपका वे प्रेषित भी होते हैं। आगे का है कि संक्रमित पानी पीने से संक्रमण हो सकता है। संक्रमित पानी से धोने और नहाने से त्वचा खराब भी हो सकता है, रूखेपन भी हो सकता है और एलर्जी भी हो सकता है। पानी मच्छरों के लिए प्रजनन स्थान प्रदान करता है। तो दोस्तों पानी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर मच्छर लार्वा देते हैं, यानी अंडे देते हैं, और वहाँ से वे अपना प्रजनन शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या है होता है कि वे मच्छर जो होते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों जब भी वे मच्छर पानी में आपका प्रजनन करते हैं तो ये क्या करते हैं, यही मच्छर आपका मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का कारण भी बन सकते हैं। तो पानी का उपचार ही हेपेटाइटिस, पीलिया, डायरिया आदि जैसी बीमारी को नियंत्रित करने का प्रभाव तरीका है। तो पानी का उपचार ही, यानी पानी से ही दोस्तों क्या होता है कि हेपेटाइटिस, पीलिया और डायरिया जैसी बीमारी को नियंत्रित यानी कंट्रोल भी किया जा सकता है। और मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए मच्छरों के प्रजनन को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे का पॉइंट है कि प्रजनन साफ पानी में होता है। तो दोस्तों जो प्रजनन होता है ना, जो मच्छर जो लार्वा देते हैं, अंडे का जो लार्वा देते हैं, वो सिर्फ साफ पानी में ही होता है। इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। किसी की भी पानी के बर्तन, कूलर, टैंक आदि में पानी को ज़्यादा देर तक खड़ा न करें। उसके बाद है कि संग्रहित पानी को ढक कर रखें और उन्हें नियमित रूप से साफ करें। तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, अब लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आगे का है कि एकत्रित पानी में मिट्टी का तेल मिलाना चाहिए, यानी केरोसिन तेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल पानी की सतह के ऊपर फैल जाएगा और ये मच्छरों को पैदा नहीं होने देगा। तो दोस्तों मिट्टी का जो तेल होता है बहुत ही गुणकारी होता है। उसके अगर थोड़ा सा भी मिट्टी में छिड़क दें, यानी पानी में अगर थोड़ा सा भी छिड़क दें दोस्तों आपको मिट्टी का तेल, तो मच्छर का लार्वा और नहीं होगा। उसमें क्या होता है, उसका सारा कुछ मर जाता है, जितना मच्छर का लार्वा होता है सब मर जाते हैं। देखिए आगे का पॉइंट है कि मच्छरों को काटने से बचाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग वो हमेशा करना चाहिए और सभी को करना चाहिए दोस्तों। चलिए मुख्य तत्व और मेन टॉपिक आ गया दोस्तों। मलेरिया के बारे में हम क्या लिखा है, देखिए यह रोग उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां बहुत अधिक वर्षा और आर्द्रता होते हैं। तो दोस्तों मलेरिया रोग जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, जहां पर अधिक वर्षा यानी अधिक ज़्यादा वर्षा हो, आर्द्रता होती है ना, वहीं पर दोस्तों मलेरिया ज़्यादा फैलते हैं। आगे का है कि रोनाल्ड रॉस नाम के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है। तो दोस्तों रोनाल्ड रॉस एक वैज्ञानिक का नाम था, तो इसी ने पता लगाया कि मलेरिया जो होते हैं वो मच्छर के काटने से ही फैलता है, और उन्हें 1905 में उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से भी उसको सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, 1905 में।
चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। उन्होंने उस मच्छर की खोज की जो वास्तव में मलेरिया पैदा करने के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों उसने उसी मच्छर की खोज की जो वास्तव में क्या करने के लिए पैदा हुए थे दोस्तों, आपका मलेरिया जो बीमारी होता है उसको पैदा करने के लिए जो जिम्मेदार था, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मादा एनोफिलीज मच्छर बीमारी फैलाती है। इस रोग में कपकपी के साथ तेज बुखार और उसके बाद दोस्तों पसीना भी आता है। तो दोस्तों मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं वही काटते हैं, है ना। जो नर वाला होते हैं वे तो कुछ काम का नहीं होते हैं, लेकिन जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है वो जब काटते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि कपकपी के साथ तेज बुखार भी आता है और उसके बाद दोस्तों पसीना आना भी शुरू कर जाता है। देखिए आगे का पॉइंट है कि बीमारी का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है, यानी रक्त का टेस्ट किया जाता है। आरबीसी में मौजूद परिजीवी मौजूद होता है और फिर उसके उपचार के लिए दवा निर्धारित भी किया जाता है। चलिए आगे का पॉइंट है कि प्राचीन काल से ही सिनकोना के पेड़ की छाल को सुखाकर उसके चूर्ण बनाकर मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी, ठीक है ना। जो अभी भी होता है दोस्तों कि सिनकोना की जो पेड़ होते हैं उसके पेड़ की छाल से ही दोस्तों उसके चूर्ण बनाकर मलेरिया की दवाई अभी भी बनाई जाती है। उसके बाद है दोस्तों कि पहले लोग छाल के चूर्ण को उबालकर पानी छान लेते थे जो रोगियों को दिया जाता था। तो पहले दोस्तों क्या करते थे कि छाल के जो चूर्ण होते थे, जो पाउडर होते थे, उसको उबालकर फिर छान लेते थे और रोगियों को वही आपका जो पेस्ट बनता था उसी को दिया जाता था। अब सिनकोना से बनी गोलियां का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों अब जो सिनकोना की छाल से जो बनी गोलियां होते हैं, है ना, जो टैबलेट होते हैं, उसी का उपयोग औषधि के रूप में यानी दवा के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यही सब था मेरा पानी से पॉइंट जो टॉपिक था, यही सब था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग देख भी रहे हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग को पसंद भी आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों जरूर से जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।